नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन गौरव ज्ञान धारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अंतिम क्लास में हमने उपसर्ग, जिस थंबनेल के माध्यम से आपको उपसर्ग का ये पार्ट 2 है और हम आज पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग के जितने भी टाइप्स हैं उनको लेकर आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको अंतिम क्लास में उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग का अपना किस तरह से महत्व है, किस तरह से इसका शाब्दिक अर्थ है और वाकई में हमें उपसर्ग का किस तरह से पता चलना चाहिए, हमें कौन सी ट्रिक्स है जिसके अकॉर्डिंग हमें यह पता हो कि किस शब्द के साथ में उपसर्ग लगा है और अगर क्यों नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। वहां पर मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई थी, जो इसके अकॉर्डिंग जो एक लंबी बात की थी हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से, आशा है आपको वो समझ में आई होगी। उसी कक्षा को भी हम इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं उपसर्ग की एक विशेष उदाहरणों के माध्यम से, उनके टाइप्स को लेकर, परिभाषाओं के साथ और भी जो भी इसके कंसेप्ट है, जो संकल्पनाएं हैं उसको लेकर। लीजिए, आज का अपना विषय है उपसर्ग। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं उपसर्ग को लेकर, सर्वप्रथम इसकी एक जो परिभाषा है उससे हम परिचित होंगे। वैसा कि लास्ट क्लास में मैंने पूरी परिभाषाओं सहित उदाहरणों के माध्यम से और किस तरह से उपसर्ग निकालते हुए मैंने आपसे बात कर ली थी। फिर भी हम एक बार पुनः वापस अपने टॉपिक में आने के लिए एक बार परिभाषा से परिचित होते हैं कि उपसर्ग शब्द उपधन सर्ग, इन दो शब्दों के मेल से बना है जिसमें सर्ग मूल शब्द है। देखो, इसमें भी क्या है कि उपसर्ग, इसमें भी जो मूल शब्द है वो कौन सा है, यहां पर सर्ग है, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया था कि मेल या जोड़ना, निर्माण करना, जिसका अर्थ है जोड़ना या निर्माण करना, मेल करना, जोड़ना, मिलाना और किसी नए शब्द का निर्माण करना। अब देखिए, जैसे उपधनहार, उपहार, एक ये शब्द है उप और ये इसके ऊपर जो आगे से है जो उपसर्ग लग रहा है और हार के साथ मिलकर एक नए शब्द का ये निर्माण कर रहा है। फिर उपसर्ग के भेद, हिंदी भाषा में मुख्य 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। जैसे कि हम भाषा के शब्दकोश को निर्माण करते हैं, शब्दकोश को बनाते हैं, तो उसमें 3 प्रकार के जो है उपसर्ग आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें हिंदी के भी हैं, संस्कृत के भी हैं, कुछ उर्दू के भी हैं। इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि हमारी जो हिंदी भाषा है इसमें अलग अलग भाषाओं के प्रकार हैं और जननी हमारी संस्कृत है, उर्दू हमारे साथ रही है। तो इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये सारा शब्दकोश जो है वो हिंदी में समा गया है और ऐसे हर भाषा के जो है उपसर्ग आपको अपनी हिंदी भाषा में देखने को मिलते हैं, जिसमें 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू या विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। अपन कह सकते हैं कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द भी जो है उपसर्ग बनकर हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो लीजिए मित्रों, हम पुनः एक चर्चा करते हैं कि किस तरह से उपसर्ग को लेकर यहां पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक विशेष बात बताई थी कि किसी भी शब्द में मूल शब्द को ढूंढना, अगर आप उपसर्ग को पकड़ना चाहते हैं तो आपको मूल शब्द की जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपको 2 से 3 बातें यहां पर एक विभिन्न तरीके से और सही तरीके से आपको बताते हुए ये प्रयास किया था कि आप जो है उत्तर तक सही तरीके से पहुंच जाए। तो एक तो मूल शब्द का ज्ञान आपको होना चाहिए, मूल शब्द के ज्ञान के साथ मूल शब्द ज्ञान आपके पास होना चाहिए और वो तभी होगा जब आपका शब्दकोश अच्छा होगा, जब आपका शब्दकोश अच्छा होगा। फिर जो उपसर्ग है प्लस जो मूल शब्द है, इन दोनों का ही जो अर्थ है वो नए शब्द में निहित होना चाहिए, निहित होना चाहिए। अब देखिए, बात यह है कि आपके सामने उपसर्ग भी होगा, आपके सामने मूल शब्द भी होगा। तो सबसे पहले तो उस मूल शब्द की जानकारी हो कि क्या यह सार्थक है, अर्थ के साथ में हो और सार्थक हो। फिर सेकंड ये है कि वो उपसर्ग और मूल शब्द दोनों ही मिलके क्या नए शब्द जो मिलने वाले हैं उन दोनों का ही अर्थ निहित है या नहीं है। मैंने आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से ये चीज
बोर्ड पर क्लियर भी की है, तो आशा है आपको समझ में आई होगी। एक बार पुनः मैंने आपको ये रिपीट करके बता दिया कि इन बातों का ज्ञान रखोगे तभी आप उपसर्ग के उपसर्ग तक पहुंच पाओगे और उपसर्ग में जो मूल शब्द है उसको भी भली भांति पहचान पाओगे। तो ये परख जो है ये अभ्यास से आपकी मजबूत होगी। आइए हम कुछ और बात करते हैं उपसर्ग को लेकर। तो मैं देखो उपसर्ग का जो शाब्दिक अर्थ है उसमें देखिए दो शब्द है, उप धन सर्ग। इस उप का मतलब होता है समीप, क्या होता है? समीप। और सर्ग का मतलब मैंने बता दिया निर्माण करना, निर्माण या जोड़ना। अर्थात कह सकते हैं कि सृष्टि करना। क्या करना? सृष्टि करना, रचना करना, बनाना। इस तरह से हम इसके भिन्न अर्थ जो है वो निकाल सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि शब्द के समीप जाकर, शब्द के समीप जाकर नया शब्द बनाना, नया शब्द बनाना क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। या हमारी जो एक जो प्रमुख परिभाषा रही है कि वे शब्द जो शब्द के आरंभ में जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो इस तरह से ये भिन्न भाषाएं हैं और इन भिन्न भाषाओं के आधार पर हम उपसर्ग को समझ सकते हैं, उपसर्ग में छुपे मूल शब्द को समझ सकते हैं और उपसर्ग की पहचान भी कर सकते हैं। फिर हमें इस बात का भी ख्याल होना चाहिए कि जो मूल शब्द और उपसर्ग निकल के सामने आ रहे हैं क्या उन दोनों का अर्थ उस नए बनने वाले शब्द में निहित है या नहीं है। ये जो मेरी बातें हैं, जो 2-3 लाइनों में मैं आपके सामने सुस्पष्ट कर रहा हूं, इन बातों का विशेष ख्याल आपको होना चाहिए। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो उपसर्ग में मूल शब्द को निकाल पाएंगे और उपसर्ग को भी अलग कर पाएंगे। उसमें कई प्रकार के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया भी था कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें एक प्रकार से सब जगह जो है वो आपके सामने उपसर्ग लिखे हुए होंगे, लेकिन आपको मूल शब्द की यदि पहचान है तो आप उसमें पता लगा पाएंगे कि वाकई में ये शब्द उपसर्ग रहित है और ये उपसर्ग सहित है। तो प्रश्न इस टाइप के ही बनते हुए और उसी टाइप से अपन को पढ़ना भी होगा। एक बार देख लें इसे आप अच्छे से, फिर अपन आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था एक चीज कि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। सबसे पहले तो ये कि यौगिक शब्द है। कैसे है? यौगिक शब्द। और यौगिक शब्द के बाद में उपसर्ग जो होते हैं वो एक शब्दांश भी, शब्द का अंश भी है। अर्थात शब्दांश जुड़ता है और मूल शब्द जुड़ता है और मूल शब्द के बाद में एक नया शब्द निकलकर सामने आता है। जैसे कि अपन बात करें वि धन भिन्न शब्द बन जाएगा विभिन्न। फिर अपन बात करें प्रधनहार, प्रहार। फिर अपन बात करें और भी परा धनजय और पराजय। इस तरह से हम देखते हैं कि एक शब्दांश है, उसके साथ में मूल शब्द है और नए शब्द का निर्माण हो रहा है। किसी शब्द के समीप जाकर नए शब्द का निर्माण करना, यह है उपसर्ग की प्रकृति। क्या है? किसी शब्द के समीप जाकर नया शब्द बनाना, ये उपसर्ग की प्रकृति रहती है। या हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं। इस सूत्र को देखें, आप समझने का प्रयास करें। अब हम चलते हैं आगे। उपसर्ग विधि से बने शब्द मूल शब्द के सापेक्ष, मूल शब्द के
सापेक्ष तीन तरह के अर्थ निकालते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहां पर कि किस किस तरह से, देखो पर्यायवाची भी बनते हैं, कुछ विलोम भी बनते हैं और कुछ नए शब्द भी बनते हैं। हम अलग अलग तरीके से बात करेंगे और पूछेंगे कि किस किस तरह से देखो विलोम बनेंगे, नए शब्द बनेंगे। जैसे देखो प्रहार, विशेष, ये आप यहां पे आप सब देख रहे हो कि किस तरह से नया शब्द बन रहा है, प्रहार और विशेष। ठीक है, फिर देखो विपक्ष और पराजय, पक्ष का विपक्ष हो गया, जय का पराजय हो गया। फिर विभिन्न, इस तरह से ये देख रहे हैं कि देखो भिन्न का विभिन्न, भिन्न का विभिन्न, तो ये अपन देख रहे हैं कि एक शब्द ये बन गया विनाश। अब भिन्न का ही जैसे ही उपसर्ग लगेगा तो यहां पर विभिन्न इसका पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। विनाश का विनाश कर देंगे तो भी इसका पर्यायवाची शब्द जो बन जाएगा। विलोम में पक्ष का विपक्ष बन गया, जय का पराजय बन गया, नए शब्द में प्रहार, विशेष। इस तरह से हम देख रहे हैं कि मूल शब्द के सापेक्ष में ये तीन तरह के जो है वो अर्थ निकालते हैं। कौन? उपसर्ग बन सकते हैं, पर्यायवाची भी बन सकते हैं, विलोम भी बन सकते हैं, और नए शब्द का भी निर्माण उपसर्ग कर लेते हैं। तो ये उपसर्ग की प्रकृति है कि वो किस तरीके से अपना प्रभाव इस शब्दकोश में करते हैं। देख ले इस बात को। आशा है आपको ये कक्षा समझ में आ रही होगी। हम बात कर रहे हैं आगे उपसर्ग की टाइप्स की, जिसमें मैंने बात की आपको कि उपसर्ग जो है वो तीन प्रकार के हिंदी में समाहित है, जिसमें हमने बात की संस्कृत के उपसर्ग भी है, हिंदी के उपसर्ग भी है, और कुछ विदेशी या उर्दू भाषा के उपसर्ग भी हमें पढ़ना होता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछे भी जाते हैं। आशा करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम जो है एक टाइप से जो जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उपयोगी हैं उन सभी उपसर्गों का और उसके साथ में बनने वाले नए शब्दों का निर्माण भी हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए मित्रों, अब चलते हैं कि संस्कृत के जो 22 उपसर्ग है उनसे अपन परिचित होना चाहेंगे। वैसे तो हम देखते हैं कि उपसर्ग अपने आप में अलग अलग विद्वानों ने न जाने अलग अलग तरीकों से कई बताए होंगे, लेकिन मैं आपको बेसिकली तरीके से बताना चाहता हूं कि बेसिक तरीके से पढ़े, आधारभूत तरीके से पढ़ने का प्रयास करें, आपको जरूर ही सफलता मिलेगी। एक चीज और कि प्रतियोगी परीक्षाओं में ध्यान रखें कि आपको विद्वान नहीं बनना है मित्रों, आपको विद्वान नहीं बनना है, और आपको अपना एग्जाम जो है, जो आपका रिटर्न एग्जाम है, वो क्लियर करके सरकारी नौकरी पाने की आशा रखनी है। तो सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको अधिक विद्वता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बेसिक जानकारी संपूर्ण रूप से होनी चाहिए और आपका अभ्यास मजबूत होना चाहिए। लीजिए, हम जो 22 उपसर्ग है संस्कृत के, उनके बारे में कुछ विशेष यहां पर बात करते हैं, जिसमें देखिए अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आ। अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आ। उत, उद, उप, निर, निस, निर, निस, नी, दुर, दुस, उत, उद, उप, निर, निस, नी, दुर, दुस, प्र, परा, प्रति, परि, वी, सु, सम, वी, सु, सम और स्व।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, ये कुछ उपसर्ग हैं जो आपकी हिंदी भाषा में समाहित है और अपने संस्कृत के बने शब्द हैं जो इनसे बनने वाले शब्दों को अपने यहां पर देखते हैं। देखिए कुछ इनके जो उत्तर हैं, इनके जो अर्थ होते हैं वो क्या निकलते हैं। ये आपके सामने उपसर्ग हैं, कोशिश करते हैं उनको। और अर्थ ऊपर या अधिक, अधि, अंतर्गत या प्रधान, अनु, पीछे, निरादर या कह सकते हैं दीनता, अपि, निश्चित, निश्चित या भी, अभी, प्रधान, सॉरी प्रधान नहीं, अभी, सामने या पास, अब, अनादर या हीनता, आ, समीपता या पूर्ण या तक या सीमा, उत और उद, उत और उद, उत का मतलब होता है समीपता या सहायक, निर का मतलब निषेध, निस का मतलब बिना या रहित, नी का मतलब भी निषेधी हो जाएगा। मित्रों मैं आपको ये उपसर्ग के अर्थ बता रहा हूं, इन उपसर्गों के अर्थ को आप देख सकते हैं यहां पर जो किस तरीके से यहां पर आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, फिर दुया, दुष, निंदन, निंदनीय या निंदा या कठिन, उत और उद, उच्चता या श्रेष्ठ, फिर है प्र, प्र मतलब कि विशेष, परा, प्रति, प्रत्येक या समानता। फिर अपन बात करते हैं परि मतलब कि चारों ओर, वी, सु मतलब कि सम का मतलब होता है सुंदर, और सुंदरता मतलब कि सुंदर, और स्व का मतलब निजता या अपना खुद का। इस तरह से ये इनके शब्द निकल के सामने आते हैं जो अपन यहां पर पढ़ रहे हैं। जो अर्थ है उपसर्ग और उपसर्ग के साथ में यहां पर अर्थ निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसमें अपन बात कर रहे हैं परा मतलब कि विपरीत हो जाएगा। इस तरह से ये कुछ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि उपसर्ग और उपसर्गों के साथ में ये अर्थ है। जैसे जैसे आप लोग देख लें इनमें कि कुछ इसमें कुछ समझ जाए, जैसे कुछ बाकी रह गए हैं, इनके अर्थों को पढ़ लें और अर्थों को पढ़ते हुए बात में करते रहें। ठीक है, ये इसमें विशेष हो जाएगा या अभाव हो जाएगा, ये ध्यान रखें। और यहां पर आगे, ओके। इस तरह से हमें देखना है कि ये जो शब्द हैं ये आपके सामने निकलकर आ रहे हैं, इनके अर्थ देख ले आप इन्हें अच्छे से। तो ये थे मित्रों आपको उपसर्ग हैं 22 प्रकार के जो संस्कृत से निकले हुए और हिंदी में इनका प्रयोग होता है। ये सु मतलब कि अच्छा हो जाएगा यहां पर। और इस तरह से हम बात करते हैं कि ये उपसर्ग है और उपसर्ग के इनके साथ में अर्थ है। आशा है आपको समझ में आए होंगे। फिर एक एक को लेते हैं और एक एक को लेने के पश्चात
हम बात करेंगे उनके अर्थ की और शब्द की कि किस किस शब्द से कौन कौन सा उपसर्ग यहां पर बन सकता है और किस तरह से जो है हम उनके अर्थ तक पहुंच सकते हैं और मूल शब्द की जानकारी रख सकते हैं। लीजिए, अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अब, आ, उत, उद, उप, इस तरह से हम लोग ये 22 प्रकार के उपसर्ग को देखा और उपसर्ग के अर्थ को यहां पर देखने का प्रयास किया। अब देखिए, ये पहला जो उपसर्ग है, ऊपर या अधिक या परे, अति, अति मतलब कोई बात अधिक हो जाना। तो यहां पर इससे मूल शब्द से एग्जामिनेशन में आपके सामने सीधा शब्द रहेगा और शब्द में से आपको उपसर्ग को निकालना होगा और उपसर्ग निकालने के पश्चात आपको उसकी मूल शब्द की भी जानकारी होनी चाहिए। और मूल शब्द जब तक आपके पकड़ में नहीं आता है तब तक आप उपसर्ग का ज्ञान नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मूल शब्द से ही आपको यह पता चलेगा कि यह शब्द जो है वो उपसर्ग के साथ है या नहीं है। और जो मूल शब्द आप निकाल रहे हैं वो सार्थक भी होना चाहिए। दो बातें यहां पर मुख्य रहेगी, प्लस उपसर्ग और मूल शब्द उन दोनों का ही अर्थ उस बनने वाले नए शब्द में निहित है या नहीं है। तो देखिए, इस प्रकार से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अति प्रिय, अब देखिए यहां पे ये प्रिय शब्द जो है ये उपसर्ग हो गया और ये प्रिय शब्द जो निकलकर एक मूल शब्द सामने आ रहा है। फिर अति और रिक्त, ये रिक्त शब्द जो है वो मूल शब्द बनकर सामने आ रहा है। फिर अत्यधिक, तो अति, धन, अधिक, ये निकलकर सामने आ रहा है। फिर अतीन्द्रिय, अति और इंद्रिय, ये ई और ई मिलके बड़ी ई हो जाती है। ये दिक् संधि का भी एग्जाम्पल है और यहां पर अति उपसर्ग निकल के और इंद्रिय जो है इसमें उपसर्ग है, अपने मूल शब्द है। फिर है अति सार, तो इस सार शब्द में ये सार शब्द जो है यहां पर ये इसका मूल शब्द है। तो आपको मूल शब्द की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे कई शब्द हैं जो आप इस जीजीजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पब्लिश हुई बुकों में देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा। हालांकि मुख्य शब्द है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत शब्द है जो आपको अति उपसर्ग का जो है वो यहां पर बताते हैं कि अति उपसर्ग से बने हुए शब्द है। ठीक है ना? अति प्रिय, अत्यधिक, अत्यधिक, अतीन्द्रिय और अतिसार, इस तरह से आपको मूल शब्द निकालना है और उपसर्ग को भी अलग करना है। फिर देखते हैं आगे अपन अधि, अंतर्गत या प्रधान, या तो अंतर्गत किसी शब्द में कोई अंतर्गतता बताने का प्रयास कर रहा है या फिर प्रधान गुण को बताने का प्रयास कर रहा है। अधिकार, अब देखिए अधिकार में कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा लग जाता है कि ये कार शब्द क्या सार्थक है या नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कार शब्द सार्थक है, अपकार, ठीक है ना? अधिकार, तो इसमें ध्यान रहे कार शब्द जो है वो मूल शब्द है। अधिशेष, शेष जो है वो मूल शब्द है। फिर शेष शब्द जो है वो मूल शब्द है। फिर अधिष्ठाता, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये अधिष्ठाता। देखो अधिष्ठाता, तो अधिष्ठाता शब्द जो है वो अधिधन स्थाता से मिलकर बना है। किससे बना है? अधिधन स्थाता। इस तरह से ये शब्द बनता है और अधि उपसर्ग बाहर निकल जाता है और स्थाता जो है वो मूल शब्द बनकर सामने आता है। फिर है अधिकरण, तो करण शब्द जो है वो मूल शब्द है, ये वाला। इस तरह से ये अधि उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं जो इसमें आपको मूल शब्द को निकाल के पहचान करनी है उसको, और उपसर्ग को भी यहां पर निकालना है। जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया कि शब्द सार्थक होना चाहिए और उपसर्ग और मूल शब्द का अर्थ जो है वो बनने वाले नए शब्द में निहित होना चाहिए। फिर है अनु, सादृश्य और पीछे। अब देखिए सादृश्य, अनुकरण, या तो अनुकरण, देखो अनुकरण करना मतलब कि किसी के पीछे पीछे चलना। अपन किसी की बात, कोई व्यक्तित्व आपको इस प्रकार का लगता है कि जो आपको प्रभावित करता है, तो आप उसका अनुकरण करते हैं, मतलब इसकी कॉपी करना चाहते हैं। वो जैसा बोलते हैं, वो जिस तरह से लिखते हैं, या उनके जो गुण हैं उनको आप कॉपी करते हैं। उनका अनुकरण करना मतलब कि उनके पीछे पीछे चलना, ठीक है ना? अनुकरण। अनुसंधान, संधान करना, अनुसंधान करना, या अनुज। अब देखिए यहां पे शब्द आया अनुज। अब यहां पर अगर आपको लगे तो आप सोचेंगे नहीं कि यहां पर अनु शब्द जो है वो उपसर्ग है। ज का मतलब होता है जन्मा,
अर्थात ये जन जो है यहाँ पर मूल शब्द है। अनुज अपने छोटे भाई को क्या कहते हैं, मेरा अनुज है ये, मतलब कि मेरे पीछे जन्मा है, मेरे बाद इसका जन्म हुआ है, अनुज। फिर अनुयायी, देखो यहां पर शब्द है अनुयायी, अनुयायी। तो ये जो याई शब्द है ये यहां पर मूल शब्द है, ध्यान रहे। कभी अगर ऐसे शब्द आ जाए तो ध्यान रखना है आपको, कहीं याई यहां पर मूल शब्द है। अनुयायी मतलब कि किसी भी राह को मानने वाले, किसी भी विचारों को मानने वाले, किसी के पीछे चलने वाले, किसी विचारों को ग्रहण करने वाले, ये मेरे अनुयायी है, ठीक है ना। यायावर मतलब कि यात्री, ठीक है ना। इस तरह से याई होना मतलब कि किसी भी रास्ते को अपनाने का प्रयास करना, अनुयायी। और अनुग्रह, यहां पे ग्रह जो है वो मूल शब्द है। इस तरह से आपके सामने ये 3 उपसर्ग सामने आ रहे हैं, 1, 2 और 3। अति, अधि और अनु, इनसे मिलकर बनने वाले शब्द, मूल शब्द के साथ में ये शब्दांश जुड़े और नए शब्द का निर्माण हुआ। देख लें इनको। आगे चलते हैं। अभी अपन 3 उपसर्ग यहां पर हम समझ चुके हैं, और अभी ये कुछ आगे के, जिसमें ये 4 नंबर अप, 5 नंबर अपि, अभी और अव। अप, इसका शाब्दिक अर्थ होता है निरादर या दीनता, निरादर या दीनता, निरादर करना, अपमान करना, ठीक है ना, मान का अपमान। तो यहां पर देखिए अपमान, अपमान मतलब कि निरादर, मान का निरादर कर देना। तो यहां पर मूल शब्द निकलकर आ रहा है सामने मान, ठीक है। अपकीर्ति, अपकीर्ति मतलब कि कीर्ति का निरादर हो जाना, किसी की अपकीर्ति फैलना, कि इसकी वास्तविक यश प्राप्ति जो की थी, अब उसकी कीर्ति का जो है वो अपमान हो रहा है यहां पर, वो जिसका निरादर हो रहा है यहां पर। अपकीर्ति तो कौन सा शब्द है, कीर्ति जो है यहां पे मूल शब्द है। कई बच्चों के नाम भी होते हैं कीर्ति। अपव्यय, अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, अप, इसको तोड़ेंगे, अप धन वी धन अय, अप वी और अ, ये 2 उपसर्ग लिखकर सामने आ रहे हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है शब्द मूल शब्द बनकर सामने आ रहे हैं। अप शब्दांश या उपसर्ग लगने के पश्चात हमें मूल शब्द की जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर ही हम उपसर्ग में और मूल शब्द में भेद कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को मिलाकर नए शब्द का निर्माण भी कर सकते हैं, या फिर यह भी पता लगा सकते हैं कि किस शब्द में उपसर्ग है या नहीं, सार्थक शब्द की जानकारी हो। अपि, निश्चय भी, अपितु, अप धंतु, अपिधान, ये तू इसमें मूल शब्द होगा, दान, अपिदान और अभिहित, हित जो है मूल शब्द होगा और दान मूल शब्द होगा, दान और हित। फिर अभिमान, अब नेक्स्ट आते हैं अभी, पास या सामने। अभिनव भी होता है, अभिनव, अभिनव भी बन सकता है यहां पर, ध्यान रहे। तो अभिमान, मान का अभिमान होना, कि मुझे कुछ विशेष तौर से मान है, तो मान शब्द इसमें मूल शब्द हो जाएगा, वादन शब्द हो जाएगा, और अभिषेक। अब देखो यहां पर शब्द बनकर आ रहा है अभिषेक। जैसा कि हमने अभी इससे पहले ही जो हमारा पॉइंट था संधि पढ़ी, संधि में हमने देखा एक नियम था व्यंजन संधि का, कि यदि अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और उसके सामने यदि स हो, क्या हो, स, देखिए अ आ छोड़कर अन्य स्वर प्लस यदि स हो, तो क्या बन जाएगा, स का स, ये बन जाएगा, षटकोण वाला बन जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, अभी धन सेक, यहां पे ई है और यहां पे स है, बन गया सेक, अभिषेक। इस तरह से इस शब्द का निर्माण हो रहा है अभिषेक का, अर्थात इसमें शेख जो है
इसका जो इसमें जो मूल शब्द होगा वो ये है शेख। यहां पर संधि का भी ख्याल रखना है आपको और पता करना है कि कौन सा शब्द है, तो शेख शब्द जो है वो इसमें उपसर्ग है। फिर अभिमुख, तो मुख जो है इसमें मूल शब्द है। अभियान में यान शब्द जो है वो मूल शब्द है। फिर है अव, नेक्स्ट है आपका अव। अव मूल शब्द निकलकर सामने आ रहा है और इसका अर्थ होता है अनादर या हीनता। अवगुण, हीन मतलब कि बुरे गुण, अवगुण, ठीक है। फिर अवहेलना में तो हेलना मूल शब्द है, ध्यान रखें हेलना शब्द जो है वो मूल शब्द है। फिर अवनति, नति शब्द जो है वो यहां पे मूल शब्द है और अवसाद, सात भी मूल शब्द है। इस तरह से इन शब्दों से बनकर मिलने वाला ये शब्द है जो उपसर्ग के साथ में, शब्दांश के साथ में मूल शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। मूल शब्द की जानकारी आपको हमेशा होनी चाहिए। देख लें आप इसे। आगे चलते हैं मित्रों। अब है हम जो है अभी 7 तक जो पढ़ चुके हैं, 7 तक पढ़ चुके हैं। अब अगला है अपना 8, 9 और ये 3 और उपसर्ग लेकर आए हैं। यहां पर कुछ उदाहरणों के साथ में देखने का प्रयास करते हैं इसे। आ, पूर्ण, विपरीत या सीमा, पूर्ण, विपरीत या सीमा। अब देखिए इनसे मिलकर बड़े शब्द आदेश, आहार, आगमन, आजना, आभार। अब यहां पे देखिए गमन, जना, भार, इस तरह से ये मूल शब्द निकल के सामने आ रहे हैं। देश, हार, गमन और जना और गमन, जना और भार, ये शब्द निकल के सामने आ रहे हैं और आ उपसर्ग के साथ मिलकर ये नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। सार्थक शब्द या मूल शब्द की जानकारी आपको यहां पर होनी चाहिए। इन शब्दों में ये निकल के सामने आते हैं और भी आप अभ्यास कीजिएगा इस पेट्रोम के माध्यम से, पब्लिश बुक के माध्यम से उदाहरणों के साथ में कि किस शब्द में कौन सा मूल शब्द बना हुआ है, इसका अर्थ ये है। ओके, फिर उत और उद, उच्चता या उच्च या श्रेष्ठ। उदार, दार, उदार, उदार, दार शब्द मूल शब्द है। उत, धन, सर्ग, सर्ग इसमें मूल शब्द है। साग इसमें मूल शब्द है और थान इसमें मूल शब्द है, ठीक है ना। फिर है उप मतलब की समीपता, सहायता या गौण। उप निरीक्षक अपन कहते हैं ना, तो सहायक बनना, किसी एक बड़े पद के साथ में लगता है कि सचिव, उप सचिव, तो वो उसमें सहायता करने वाला जो होता है मुख्य सचिव की, ठीक है ना। तो इस तरह से ये शब्द जो है वो सहायता के लिए उपयोग होता है। उपहार, उपवास, उपदेश, मतलब अलग अलग अर्थ निकलते हैं इसके, समीपता के लिए भी निकलते हैं, गौण के लिए भी निकलते हैं, ठीक है ना। तो उपहार है, उपवास है, उपदेश है, इसमें देश शब्द जो है वो मूल शब्द निकलेगा। फिर वास और हार। इस तरह से इन शब्दों का आपको अध्ययन करना है और उन उदाहरणों के माध्यम से सार्थक शब्द की ओर जाना है और मूल शब्द को पहचानने का प्रयास करना है। शब्दकोश की जानकारी आपके पास में हो, अधिकतम शब्दों को आप रीड करते रहें, अलग अलग बुकें पढ़ेंगे लगातार। जब इस भाषा का आपको ज्ञान अगर करना है तो आपको अलग अलग प्रकार की भाषाओं में जितने भी शब्दावली है, शब्दावली का अध्ययन करना होगा। जब तक आपके पास में शब्दार्थ नहीं होंगे तब तक आपकी भाषा मजबूत नहीं होगी। आज की इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने कुल 10 प्रकार के जो उपसर्ग है वो देखने का प्रयास किया, तमाम उदाहरणों के साथ में। आशा है, उम्मीद है आपको ये यहाँ पर जो है ये उपसर्ग और उपसर्ग से उपसर्ग जो है वो मूल शब्द के साथ मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। इस विधि से आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए यही क्लास यहीं तक है, संपन्न होती है और मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।